Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का बजट। अब जानते हैं मोदी सरकार अपना 10वां बजट आपके सामने लेकर आने वाली है। ये साल चुनावों का होने वाला है, इसीलिए बहुत सारे लोग बड़ी महीन निगाह से बजट को स्टडी करने वाले हैं कि सरकार किस तरह की हिंट्स ड्रॉप करना चाहती है अपने इलेक्टोरेट को लेकर के, लोगों की आकांक्षाओं को कैसे वो अपने बजट में जगह देगी, जबकि उसे एक सीमित समय के लिए बजट बनाना है। इसकी तैयारी ललन टॉप ने भी खूब की है। हम ढेर सारे एक्सप्लेनर्स प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो प्रेजेंटेशंस हमने प्लान किए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटेशंस प्लान किए हैं जो आपको बजट के इतिहास के बारे में, उससे जुड़े दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताएंगे, और कुछ ऐसे प्रेजेंटेशंस भी प्लान किए हैं जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपसे आकर के मुखातिब होंगे, अपना अनुभव आपसे बांटेंगे बजट को लेकर के। और ऐसे ही एक एक्सपर्ट आज ललन टॉप के मेहमान बने हुए हैं, संदीप वेम्पति जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आप अर्थशास्त्री हैं और कई दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने आपको पढ़ा है हिंदू बिजनेस लाइन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वो आपके काम से वाकिफ़ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि जो अन्य बजट लोगों ने देखे हैं उनसे मोदी सरकार का ये बजट टेक्निकली कैसे अलग होने वाला है? ठीक है, 2024 आप सब जानते हैं ये चुनाव की साल है और हमको आदेश नहीं है कि ये अगला जो फाइनेंशियल ईयर है हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि हमारा मैंडेट, मतलब सरकार का मैंडेट है 24 मार्च जो भी इलेक्शन कमीशन डेट फिक्स करेंगे उसी समय तक इस सरकार का सत्ता का मैंडेट है। उसके बाद उनका मैंडेट नहीं है। सो मैंडेट जब नहीं है तो पूरा साल का बजट पेश करना इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो इसी के लिए अगला सरकार बनाने तक जितना भी महीना होता है उसके लिए इंटरिम बजट पेश करना होता है। वही बजट है वो फरवरी 1 में हम पेश करेंगे पार्लियामेंट में। और ये बजट जो है ये 3 महीने के लिए और 4 महीने के लिए, जब पूरा बजट जब पेश करते हैं तब तक ये इंटरिम बजट हम मानना है फाइनल। जैसा सरकार में आता है, ये चुनाव के बाद जो भी सरकार में आता है वो पूरा साल का बजट पेश करेंगे। तो ये इंटरिम बजट का जो भी घोषणा है इसको ओवरराइड करते हैं और वो फाइनल हम मानना है पूरा साल के लिए। तो इंटरिम बजट कुछ महीने के लिए, फुल बजट पूरा साल के लिए। एग्जाम्पल 23-24 का बजट जो भी है, सरकार को मैंडेट है कि उसका पूरा साल वो रहेंगे सत्ता में, इसलिए पूरा साल का बजट पेश किया। बट हमको अगला साल के लिए कौन आएगा हमको पता ही नहीं है। तो इसलिए हम इंटरिम बजट के रूप में कुछ महीने के लिए हम पेश करते हैं बजट, उसका नाम है इंटरिम बजट है। और फिर जुलाई में जब अगला सरकार आएंगे वो फुल बजट पेश करेंगे। दैट इज लाइक नॉर्मल बजट, लाइक एवरी अदर बजट। और वो यही मतलब डेमोक्रेसी का मजा भी है, क्योंकि और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इंटरिम बजट में जनरली ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं करेंगे, सत्ता में जो भी सरकार होता है वो ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर करेंगे, अगर ये दोबारा आएंगे नहीं तो ये जो भी सरकार आएंगे बाद में उन पर ये लायबिलिटी हो जाएगा। और पता भी नहीं कि इनका सोच ये और अगला अभी जो भी सरकार में है उनका सोच सेम हो सकता है, हमको पता भी नहीं है। सो देयर इज ऑलवेज possibility of some other government coming up after the elections, and their ideology and their way of looking at the economy and the current dispensation may not have a match. इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया prohibits major announcements. ऑलरेडी जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसको आप एलोकेशन ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कर दिया है पिछले 5 साल में या 10 साल में जो भी है। लेकिन यू कैन नॉट मेक न्यू अनाउंसमेंट्स और मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स करने के लिए आप यू आर प्रोहिबिटेड एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूल्स। सो इसलिए सरकार भी इस पर अवेयर है कि हम ज़्यादा डिटेल्स बताना नहीं चाहिए और ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट्स भी नहीं करना है और ज़्यादा बड़ा पॉलिसीज अनाउंस भी नहीं करना है। सो इट हैज़ टू बी अ वेरी बैलेंस्ड बजट ensuring the Election Commission of India's code of conduct.
सर, जैसे आपने कहा कि ये एक अंतरिम अवधि के लिए बजट आने वाला है और इसमें सरकार कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकती है। पूर्व में जो ऐलान हो चुके हैं उनके लिए पैसा आवंटित कर सकती है, लेकिन कोई नया ऐलान नहीं कर सकती, कोई बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट नहीं अनाउंस कर सकती है। फिर भी चूंकि ये चुनावों का वर्ष है, इसीलिए लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या लोगों की रुचि जगाने के लिए या उन्हें लुभाने के लिए सरकार कोई हिंट्स ड्रॉप कर सकती है, सीधे नहीं तो फिर इन सो मेनी वर्ड्स कोई चीज़ कह सकती है या बता सकती है या जता सकती है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या चुनावी वर्ष में सरकार कोई हिंट्स ड्रॉप करना चाहेगी जो इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के अंदर ही आए। स्टिल वो एक हिंट वो आपको दे रहा है कि जनरल शिफ्ट पॉलिसी का गवर्नमेंट का किस तरफ होने वाला है, सिंस उनको इलेक्शंस के लिए जाना है। जी, अगर इफ़ यू ऑब्जर्व 2019 का अगर बजट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, देयर वर नो मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, और बट उस बजट में हमने सुना कि सरकार उस समय कि पहले क्या किया पिछले 5 साल में, और आगे की समय में अगर वो सत्ता में आएंगे दोबारा तो क्या करना चाहते हैं, ये भी थोड़ा हिंट्स ड्रॉप किया बजट में। तो बजट में तो पूरा तो आंकड़ा तो मिलेगा, लाइक बजट में कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, लेट्स से किसान का कितना एलोकेशन होनी चाहिए, ये सब हो जाएगा। लेकिन दिस इज़ नॉट द फाइनल बजट। लेकिन इस बजट को अनाउंस मतलब टेबल करने समय में, जिस स्पीच में जो भी वित्त मंत्री होता है उस समय में वो ड्रॉप तो करेगा कि हमने इतना इतना किया पिछले 5 साल में, और आगे भी अगर दोबारा हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करना चाहते हैं, ऐसा ड्रॉप्स कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, इस समय आप सब जानते हैं हम 3 शॉक्स के बाद हम एक पूरा साल हमने मतलब वी हैव विटनेस्ड फुल ईयर विदाउट एनी शॉक्स। राइट, कोई कोविड नहीं आया, कोई ना कोविड आया, वॉर नहीं हुआ और ना करेंसी क्राइसिस हुआ। और ये जो साल है इट्स अ फुल ईयर विदाउट एनी शॉक्स। जो हम मानते हैं बड़ा राज्य है, जो हमको इंस्पायर करते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी से, वहाँ मल्टी डेकेडल हाई इन्फ्लेशन हमने देखा था। राइट, तो दिस बजट एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ दिस इंटेंट टू शो टू द ग्लोबल वर्ल्ड दैट हम फिजिकल कंसल्टेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कोविड के समय में लॉकडाउन की वजह से हमने ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा, मतलब डेट लेना पड़ा, क्योंकि हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन की वजह से क्या हो सकता है, टैक्स रेवेन्यूज कम हो सकता है। तो गवर्नमेंट देश को चलाना है, देश को चलाने के लिए तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपके डेट लेवल्स ज़्यादा हो गया, टैक्स रेवेन्यूज कम हो गया, तो धीरे धीरे इनको कवर अप करके आज एक अच्छा स्थिति में आ गया इस सरकार। तो लोगों मतलब दुनिया को भारत सरकार और भारत की जो भी चलाते हैं वो देश को ये कहना है कि हम फिजिकल डिसिप्लिन के लिए कमिटेड है। ये तो कह सकते हैं इंटरिम बजट में भी हो और फुल बजट में हो, यू कैन कन्वे दिस टू द वर्ल्ड। बट एज ए सेड, जैसे मैं पहले कहा कि यू कैन नॉट मेक major announcements in the budget. So these things can be dropped, can be told in the budget. मतलब सरकार अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कोशिश करेगी जी। मोदी 2.0 का एक रिपोर्ट कार्ड, एक फिस्कल रिपोर्ट कार्ड आएगा, एक बजट वाला रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, जनता के सामने रखा जाए, और फिर वो जनता को भी संदेश है और वो दुनिया को भी संदेश है। और सरकार लगातार ये कहती भी रही है कि अमंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें तो इंडिया हैज फेयर्ड बेटर, तो मोर और लेस। आप एग्री करते हैं इससे? एग्जैक्टली। तो मैं क्यों कहा कि हम देश के लिए दुनिया के संदेश क्यों देना है, हम तो हमारा जनता के लिए देना चाहिए। तो दुनिया को क्यों दे रहा है, क्योंकि हम दुनिया पर भी डिपेंडेंट है, हम उस पर निर्भर है। कैसे? लोन लेते हैं, एफडीए के रूप में, एफपीए के रूप में, करेंसी के रूप में, क्योंकि और क्रूड ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल्ड नहीं है, हम ज़्यादा बोरो कर रहे और हमारा टैक्स रेवेन्यू हम घट रहा है, देन इसका मतलब क्या है, हमारा इकोनॉमी ठीक से नहीं चल रहा है। देन द इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में,
वो वापस ले जाएंगे पैसे को। जैसा वापस ले जाते हैं वो पैसे को, डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, रुपी डिप्रिशिएट हो जाता है। इसका असर कहाँ पड़ेगा? क्रूड ऑयल में पड़ेगा। हमको इंपोर्ट महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि हम 85% ऑफ क्रूड को हम इंपोर्ट करते हैं और वो डिनोमिनेटेड है डॉलर्स में। जैसा डॉलर एप्रिशिएट हो जाता है, हमारा क्रूड बिल बढ़ेगा और इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा इन्फ्लेशन में, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। इनका प्रोडक्शन के लिए हम क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर क्रूड ऑयल का बिल आपको बढ़ रहा है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, कीमती बढ़ेगा तो जो भी गुड्स है उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, सब कुछ महंगा होगा, प्लास्टिक्स महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली। तो ये एक, क्या बताऊं, एक चेन है। तो एक कारण से इसका प्रभाव अल्टीमेटली सामान्य जनता पर इसका असर पड़ेगा। किस रूप में? महंगाई के रूप में। दुनिया को जानना, दुनिया को बोलना है, ये हमारा जिम्मेदारी बनता है इस समय में, क्योंकि हम कोविड से और ऐसा शॉक से बाहर आ गया और हम लोगों को ये कहना कि, दुनिया को ये कहना कि हम फिजिकली कमिटेड है और हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं आगे रोड मैप में। ठीक है, और ये सही भी है कि ना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड लोग हम एक मैच्योर इकोनॉमी की तरह भी देखें, जो हमारे साइज ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी मैच्योरिटी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी नज़र आए। ठीक बात है सर। अब हम थोड़ा स्पेसिफिक्स की और आपको ले जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप, ठीक बात है कि ये एक अंतरिम अवधि के लिए ही आएगा, जो 4-6 महीने हैं हमारे अभी चुनाव से पहले के, लेकिन इंडिया का साइज़ फिर भी बहुत बड़ा है और ये अमाउंट भी बहुत बड़ा होगा। तो ये जो साइज़ ऑफ बजट जिसको कहा जा रहा है, वो कितना बड़ा रहने की आप उम्मीद कर रहे हैं और पिछले बजट से उसकी तुलना कहाँ कर रहे हैं? हम सब जानते हैं लास्ट बजट साइज वाज 45 लाख करोड़, उसमें 45 लाख करोड़ 45 लाख करोड़। और दैट्स लाइक इट मे बी higher than some of the countries' GDP also. 45 lakh crores is almost like more than $500 billion size, more than $500 billion. उसमें से 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर की एलोकेशन की गई और 35 लाख करोड़ फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस बार मेरा कैलकुलेशंस के बेसिस पे मेरा एक्सपेक्टेशंस है 50 लाख करोड़ होगा 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ होगा। और हमने लास्ट बजट में 5.9% फिस्कल डिफिसिट हमने टारगेट किया। उसके बेसिस पे हम 17 लाख करोड़ के आसपास हम लोन के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि जो भी हम खर्चा करते हैं पूरा हमारा टैक्स रेवेन्यू से नहीं हो सकता है, हम बाहर से लोन लेना पड़ता है। वो बाहर से लोन जो लेते हैं वो उसको कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। That is 17 lakh crores in the last budget, in the current budget, in the sense इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी बजट हम देख रहे हैं उसमें फिस्कल डेफिसिट 17 लाख करोड़। इसका मतलब 17 लाख करोड़ हम बाहर से लेके आ रहा है। जो बाकी 28 लाख करोड़ है वो टैक्स रेवेन्यूज के रूप में हो, डिविडेंड्स के रूप में हो, या डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स के रूप में हो, एक्साइज ड्यूटीज़ के रूप में हो, हमको मिलेंगे जनता से और बिजनेस हाउसेस से और जो भी सैलरीड लोग हैं उनके से हमको ये पैसा मिलता है। सो 28 + 17 इज़ 45 और उसमें से 35 लाख करोड़ हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया और 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है? रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, वाटरवेज, मेट्रोस, ऐसा वॉट एवर इज नीडेड फॉर रनिंग इकोनॉमी, फॉर गिविंग एफिशिएंसी टू द प्रोडक्शन services. These infrastructure assets are going to help you in that direction. So it is important, and सरकार भी पर एक जिम्मेदारी है कि they provide a conducive environment for conducting the business. This infrastructure expenditure will be utilized for running your businesses efficiently, and also they will be globally competitive. Now, with this said, the next budget I am expecting 50 लाख करोड़ की साइज हो सकता है।
सर जो ये 45 से 50 का जो फ्लिप आप बता रहे हैं, इन योर एक्सपीरियंस ये कितना सिग्निफिकेंट है? हाउ मच इज 5 लाख करोड़ फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया? 50 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जो 45 से 50 एक जो 5 लाख करोड़ का जो हम जंप ले रहे हैं फॉर अ इकोनॉमी ऑफ आवर साइज, ये नंबर कितना बड़ा, कितना सिग्निफिकेंट है? 50 लाख करोड़ इज़ अ बिग साइज, इस बड़ा नंबर है। लेकिन मैंने जैसा कहा, हमारा फिजिकल डेफिसिट अभी 5.9% ऑफ जीडीपी है और हम 2 साल में 4.5% फिजिकल डेफिसिट टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसा जैसा जीडीपी बढ़ता है हमारा फिजिकल डेफिसिट कम होनी चाहिए। जैसा मैं शुरू में कहा कि हम लोगों को, दुनिया को कहना है कि हम फिजिकली रिस्पॉन्सिबल है, फिजिकली रिस्पॉन्सिबल है, वी आर प्रूडेंट, वी आर मैच्योर, वी आर मैच्योर्ड एंड हम खर्च पर डिपेंडेंट नहीं है, हम टैक्स रेवेन्यूज पर डिपेंडेंट है। ये हम दुनिया को संदेश वी आर जनरेटिंग वेल्थ, more revenues without depending on loan from the outside sources। तो 5.9% इस साल का टारगेट है, तो हम आसान से उसको अचीव कर सकते हैं। बट अगला 2 साल में हम उसको घटाकर 4.5% टारगेट करना है। तो हम सब जानते हैं इस बार नॉमिनल जीडीपी जो है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया उतना, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के बेसिस पे हम बात करेंगे तो जितना हम नॉमिनल जीडीपी हमने एज्यूम किया इस साल का बजट के एजम्पशन में, उतना नहीं आ पाएगा। इट इज़ लेस देन दी एज्यूम्ड इन दी बजट। सो दैट इज़ द रीज़न और फिजिकल डेफिसिट दैट 5.9% जो भी है वो 6% हो सकता है। तो इसी के कारण अगला साल में, मतलब फिजिकल ईयर 25 में we can target 5.4% फिजिकल डेफिसिट, मतलब 6 बेसिस पॉइंट्स को हम कम कर सकते हैं। तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? आपका फिजिकल डेफिसिट पे पड़ेगा, क्योंकि योर बोरोइंग लिमिट विल नॉट बी इंक्रीज बट विल डिक्रीज, बिकॉज जीडीपी इंक्रीजेस बट योर परसेंटेज इज डिक्रीजिंग। सो द अमाउंट ऑफ लोन दैट यू विल टेक टू फुलफिल योर फुल एक्सपेंडिचर will be the same as it is last year, because 5.9% of current GDP and 5.5% of GDP that will grow in the next year will be the same. तो इस साल का जो भी एस्टिमेट है, फिजिकल ईयर 24 का जो भी एस्टिमेट है, एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट इज 296 लाख करोड़ इज द नॉमिनल जीडीपी वैल्यू। Even if you assume 10% growth in the nominal GDP for next fiscal year, which is FY25, it is going to be around 3,26,000 crores. Sorry, it is 326 lakh crores. 326 lakh crores. Out of which, if you take 5.4%, it will again be 17 lakh crores. So 17 lakh crores this year, 17 lakh crores next year. What does it mean? It means that you are not going to borrow more, but you are maintaining the same borrowing limit. Why? Because you have to reduce your fiscal deficit. बट बाकी जो 33 लाख करोड़ जब मैं कह रहे थे, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ हायर टैक्स रेवेन्यूज। मतलब फिजिकल डेफिसिट के मामले में आप कह रहे हैं +1, मतलब मोदी सरकार का जो परफॉर्मेंस है मोर और लेस यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि आपने बोरो ज़्यादा नहीं किया। अगर आपके प्रेडिक्शंस के हिसाब से बजट जाता है तो आपके हिसाब से मतलब चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं फिर? Exactly. The government is committed to the fiscal discipline. They said, and the Honorable Finance Minister and the Honorable Prime Minister and various ministers in the government told very clearly that they are going to be honoring the target of 4.5% by fiscal year 26. So as I said, 5.9% इस साल, अगला साल में maybe 5.4, उसके बाद 4.5. So they are going to maintain that track record of fiscal deficit, and I'm sure, मैं बहुत मतलब भरोसे से कह सकता हूँ कि इस बजट में एक हिंट ड्रॉप तो करेगा ज़रूर। मैं 2 चीज़ें समझना चाहता हूँ सर। जैसे आपने जो बात कही उसके अंदर काफ़ी हद तक ये झलका भी, बस उस पर थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए। 1, आपने कहा, और ये बाकी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, काफ़ी दर्शक भी हमारे जानते हैं, कि केपेक्स में सरकार ने पॉलिटिकल विल दिखाई है। मोदी सरकार अपने जेब से पैसा लगातार खर्च करती रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने हर साल बढ़ाया, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो हाईवेज हो, और वो हर साल के बजट के फिगर्स में आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ नहीं पा रहा है।
फॉर सम रीज़न प्राइवेट सेक्टर वो उस रफ्तार को पकड़ नहीं रहा है, और ये कोविड से पहले से हम देख रहे हैं। कौन सी वो चीज़ है जो एग्जैक्टली जिसको कहते हैं ना हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड, वो नहीं अभी तक के हो पा रही है, जो इस बजट में, अंतरिम बजट में तो मुश्किल है, लेकिन आने वाले बजटों में सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। वन, दूसरा, बहुत सारे दर्शकों को इस बात में बड़ी दिलचस्पी होती है कि ग्रोथ रेट सरकार के जो प्रोजेक्शंस हैं उससे कितना कम या ज़्यादा रह सकता है ओके जीडीपी का। जीडीपी पहले दर्शकों को मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब जीडीपी बात जब आते हैं उसमें दो तरीके के जीडीपी होते हैं। एक नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, हम रियल जीडीपी कहते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसका फुल सम इज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू what should I say? The real GDP is nominal GDP stripped of inflation. जो महंगाई से कैलकुलेशन एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, हम सोफा में बैठे हैं, लेट से इस साल हमने दो सोफा हमने मार्केट में बेच दिया 200 रुपये से, 200 रुपये में, मतलब एक सोफा 100 रुपये है। लेट से अगला साल इसका कॉस्ट, इसका बनाने में एग्जाम्पल आपको 200 होगा, और आप 200 ही आप बेचते हैं, आप मान लीजिए, तो अगला साल आपको एक ही सोफ़ा मतलब ये हुआ, बेचना हुआ। आपका जीडीपी तो सेम है, लेकिन आपको क्वांटिटी कम हुआ। किसके लिए है? बिकॉज इसका कॉस्ट बढ़ने में आपका जीडीपी सेम हो गया, बट आपने एक ही सोफ़ा बेचा नेक्स्ट ईयर में। तो रियल जीडीपी की नॉमिनल जीडीपी के बेसिस से एग्जैक्टली यही डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके आपको आंकड़ा बताएंगे। रियल जीडीपी में आपको क्वांटिटी बताएंगे कि लास्ट ईयर से इस ईयर कंपेयर किया तो व्हाट इज द एग्जैक्ट इंक्रीज इन द क्वांटिटी, नॉट द क्वालिटी और यू नो वॉल्यूम। आई मीन द सेंस ट्रांजैक्शन वैल्यू, इट इज मोर ऑफ क्वांटिटी दैट इज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट ईयर। मतलब वो डिस्टॉर्शन हटा देता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का खत्म करके जो भी एक्चुअल वॉल्यूम है उसको आपको रिफ्लेक्ट करते हैं रियल जीडीपी से। राइट, इन ए सिंपल टर्म्स, दर्शकों को समझने के लिए मैं कह रहा हूं, इट्स इन ए बेटर वे, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी स्ट्रिप्ड ऑफ इन्फ्लेशन। तो जीडीपी के आकार को आप कहाँ पहुंचते देख रहे हैं इस बजट में, पहली चीज। और दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसके बारे में बता दूंगा। तो जीडीपी में आपको इफ देयर आर टू मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी में एक, अगर आप इफ यू सी वन कैलकुलेशन, it is about consumption of private entities which is business or common man. दूसरी component क्या है? Government expenditure which is consumption of government from the government side. Third is the investments from all the parties in the economy. It could be government, it could be private parties, it could be the common man as well. And the last is the net of exports. These four components is also a way of calculating the GDP. One is consumption by the private parties, consumption by the government, capital expenditure by various parties in the system, which is government, private parties and the common man, and last component, which is the fourth component, is the net of exports. क्योंकि इन इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स भी होते हैं, इम्पोर्ट्स भी होता है, इसको नेट करना है, तो फोर्थ कॉम्पोनेंट इज नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो आप जो कह रहे हैं, जो पॉइंट आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो कह रहे हैं, इसका असर पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस एंटिटीज इन दी सिस्टम। तो गवर्नमेंट तो लगातार इसका बढ़ावा दे रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और प्राइवेट पार्टीज भी लगातार ये कर रहे हैं। प्राइवेट पार्टीज मतलब कॉमन मैन is also putting his money in terms of capital expenditure. How? When you are buying a house, it is counted towards capital expenditure. It's considered as investment by the common man. But the private parties or the private sector is not investing because it's in fact investing. जैसा लास्ट मैंने CA से जो भी मैंने प्रेजेंटेशन देखा था जी, उनका एक बैंकिंग कॉन्क्लेव में गए थे, और मैंने देखा था कि लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स और ईयर्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग, बट इज नॉट इंक्रीजिंग जितना हम चाहते हैं। एक कारण है, कारण क्या है? एक तो है ग्लोबल इकोनॉमी आज भी सेटल्ड नहीं है, बट हम सब जानते हैं पिछले 2 वर्ष में, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में हम लार्जेस्ट ग्रोथ रेट था हमारा इकोनॉमी का। लार्ज इकोनॉमीज में लार्जेस्ट ग्रोथ रेट था लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। इस साल भी हमको उम्मीद है
7.3% जो फर्स्ट एडवांसमेंट में हमको पता चला, वो भी पूरा दुनिया में ये लार्जेस्ट ग्रोथ रेट हो सकता है। लेकिन ग्लोबली वातावरण जो भी है वो सेटल्ड नहीं है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों की पैसा जब वो खर्चा करते हैं, उनको भी एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम स्टेबिलिटी हमने तो प्रोवाइड किया, इस सरकार ने तो प्रोवाइड किया, रुपये में हो, इन्फ्लेशन में हो, पॉलिसी की विजन जो भी है उसके माध्यम से भी हमने कहा कि ये हमारा सोच होता है। we are in terms of exports, we are in terms of manufacturing, we are in terms of stability to rupee, we are in terms of stability to inflation, and we are also trying to make sure there is consumption in the system. Only if there is consumption in the system, then private sector will invest. If there is no consumption, where will the private sector invest? So we have shown to the private sector that the consumption of this country is really uninhibited, and the private sector can come and make their investments to grow the economy and also to satisfy the growing needs of the consumers in this country. So the point here is the private sector somehow is taking a back step in terms of making their investments, but we have provided all the kind of conducive environment for the private sector to make their investments going forward. ठीक बात है सर। अब हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे पिछले दिनों प्रधानमंत्री का एक बयान खूब चर्चा में आया था, देश में जाति जनगणना की खूब बात चल रही थी, और फिर उसके बाद चुनाव हुए, उनके नतीजे आए, और उन नतीजों के बाद जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया पार्टी कार्यकर्ताओं को, और फिर वो संबोधन बीम हुआ तो पूरे देश ने भी सुना। उसमें उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से सिर्फ 4 जातियां हैं भारत में। एक उन्होंने कहा महिला, दूसरा उन्होंने कहा कृषक, फिर उन्होंने कहा जो वंचित आदिवासी दलित हैं, और गरीब। जो प्रधानमंत्री ने इन 4 कैटेगरीज में बांट दिया है, वो उन्हीं 4 जातियों की अब बात कर रहे हैं। क्या इनको फोकस में लेके कोई स्कीम्स सरकार अनाउंस कर सकती है या एलोकेशन बढ़ा सकती है आपके हिसाब से? तो हमने लास्ट बजट में देखा था, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को सेपरेटली बजट एलोकेशन किया लास्ट बजट में, मतलब 23-24 बजट में। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, तो एक ही साल हुआ तो उनको भी एस्टिमेशन नहीं हो सकता है कि कितना होनी चाहिए और कितना एक्चुअली एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च हो रहा है। तो बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज फोकस्ड अबाउट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो आई एम श्योर देयर विल बी एलोकेशंस एज पर द नीड्स। एज आई सेड वेरी क्लियरली, इफ द स्कीम इज ऑलरेडी इन प्लेस, ऑलरेडी अगर वो स्कीम ऑलरेडी लागू है, तो उसको इंक्रीज करने में कोई समस्या नहीं है। तो एज आई सेड वेरी क्लियरली, द ट्राइबल्स, द शेड्यूल्ड कास्ट, the underprivileged in the society, Nari and Annadata, these are the people, and Yuva, these are the people which are actually the most focused areas and most focused segments of this Prime Minister. So he told in many of his speeches that I focus on Garib, Yuva, Annadata and Nari. So I am sure that there will be allocations for this segment of the people, and I am not very hopeful that there will be major announcements for these 4 segments. Now let's talk about गरीब। आपने देखा होगा जनवरी 1st वीक में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया पॉवर्टी एलिमिनेशन के बारे में। उसमें 25 crores have come out of poverty in the last 9 to 10 years. मल्टी डायमेंशनल पावर्टी उसका मतलब क्या है? जनरली वर्ल्ड बैंक कहते हैं $1 की अगर जो भी इनकम लेवल है, इफ समबडी इज नॉट अर्निंग दैट इनकम, लेट्स से ऑन अ डेली बेसिस, दे आर कंसिडर्ड टू बी मॉनेटरीली पॉवर्टी। बट डज इट एंश्योर you have access to bank account? Does it ensure you have access to house? Does it ensure that you are healthy? Does it ensure you are nutritionally good? Does it ensure you are having a house or a clean cooking fuel? No. सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी है उसमें भेद यही है कि इट एंश्योर्स दैट द पुअर पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल अदर फैसिलिटीज अपार्ट फ्रॉम इनकम सोर्सेस।
So basically, it is trying to make sure you have a proper standard of living. As per that index, 25 crore people have come out of the poverty. I can tell confidently that my poor in this country are having a house when I say they are out of poverty. But as per World Bank, if I say that somebody is out of poverty, I cannot claim that that person has a house under his or on top of his head. That is the difference between multidimensional poverty and the World Bank's income poverty calculation. So this government focus is very clear that they want to make sure the poor are having all sorts of facilities to have a very standard and dignified living. And as per that report, 25 crore people have come out of poverty. So what I am trying to tell you out of this statement and out of this report is, even today, around 40% people still do not have houses, as per the report. तो हम सब जानते हैं 4 करोड़ हाउस दिया सरकार इस last 10 years में. तो that is not the end of it. They are going to add more houses to the poor because there are still more people who have a need for house. So in this budget, there is a possibility that the allocation towards for Awas Yojana may increase. PM आवास योजना. Exactly. ग्रामीण and rural दोनों की combined मैं बात कर रहा हूँ. So I will just give you some numbers about PM Awas Yojana, which is last budget में 79,000 crores was the allocation for Awas Yojana. It may increase to 90,000 crores given we need more houses. And as per this government's target, 2.95 crore houses must have been completed by 31st of March 2024. I am talking about only Grameen now. 2.95 crore houses under PMAY Grameen. These houses are not completed yet for reasons because there are a lot of shocks that we have faced. We have faced lockdowns due to which these construction activities slowed down. So the number of houses that may be completed by this financial year would be around 2.2 crores, but the target is 2.95 crores. So next year there may be a target to complete 75 lakh houses, for which there may be additional allocation, which is maybe around 90,000 crores for the Awas Yojana. Now let me talk about Manrega. These are all things that are related to poor in the country. Why Manrega? Manrega क्या है? वो एक unskilled work है. अगर एक गरीब है, अगर उनके पास स्किल नहीं है, वो कहाँ जाएगा पैसे के लिए? वो जाएगा मनरेगा के माध्यम से. तो मनरेगा again if you see, it has actually reduced compared to the COVID period. जितने लोग जो मांग रहे मनरेगा के माध्यम से काम के लिए, वो एक्चुअली कम हुआ. कोविड की if you compare during the COVID period, it has come down. But due to the bad weather conditions in the climate and also in the agriculture space, people are having distress to get incomes. So they are trying to get more incomes from the Manrega. As per latest monthly economic review from Finance Ministry, there is a marginal increase in Manrega, the number of people demanding work under Manrega compared to the last year. So naturally to fulfill this extra demand, मनरेगा allocation may also increase in this particular budget. जैसा मैंने मतलब आपने बताया पीएम आवास का एलोकेशन बढ़ेगा या बढ़ सकता है पर योर कैलकुलेशंस. मनरेगा का एलोकेशन बढ़ सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको पूरा आंकड़ा बताया नहीं, लेकिन बढ़ेगा. मैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा इसके बाद. तो उसके बाद हम ये भी हम देखना है, फूड सब्सिडी बिल देखना है. ये मेजर कंपोनेंट है फूड सब्सिडी, जो गरीब कल्याण योजना है. तो हम सब जानते हैं जनवरी 1 से अगला 5 साल तक हमको मुफ्त में मिलेगा राशन. पहले थे हम 1 रुपये 2 रुपये देना पड़ता था फॉर व्हीट एंड राइस. Honorable Prime Minister said very clearly that next 5 years I am going to give it to you free of cost. तो उसके लिए कितना पैसा है? It is 11.8 lakh crores for the next 5 years. इसका मतलब क्या है? 2.36 lakh crores for every financial year. But in this financial year, which is FY24, the allocation is 1.97 lakh crores. So if you have to meet 2.38 lakh crores every financial year, then your allocation has to increase. So even under food subsidy bill, the allocation will increase
to satisfy the announcement of the Honorable Prime Minister. In the same way, agriculture credit. हम सब जानते हैं पहले एग्रीकल्चर जो किसान जो खेती करते हैं उनको क्रेडिट मिलते थे, नहीं मिलते थे थ्रू फॉर्मल सोर्सेस. इस सरकार आने के बाद agriculture credit has increased manifold. In the last budget, the target was 20 lakh crores for agriculture. This year, I am expecting that this number will go up to 22 lakh crores, which is 10% increase. Why agriculture credit? You know, if you are going to take money to grow your crops through informal sources, आपको 20-25% interest देना पड़ता है. With this agriculture credit scheme from the government of India, you are just going to pay 7% for short term loan. अगर आप repayment सही समय कर रहे हैं, then it is only 4%. कहाँ 20%, कहाँ 4%. तो ये भी किसान के लिए एक लाभ है. So giving more credit to the farmers, ये भी एक welfare scheme है. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ये हो सकता है. आप नॉर्मल शेड्यूल बैंक से आप लोन ले सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हो, रीजन रूरल बैंक से ले सकते हो, और एनबीएफसी के माध्यम से ले सकते हो. आई मीन एक फॉर्मल सोर्स में कहीं भी हो सकता है, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू पे मोर देन 7%. एंड इफ यू आर पेइंग इट ऑन टाइम, योर मैक्सिमम कॉस्ट इज 4%. दैट इज द फैसिलिटी अंडर this particular agriculture credit scheme. So that also is going to increase from 20 to 22 lakh crores. Now, other thing that we must also keep in mind is PM Kisan. PM Kisan, we know, हम सब जानते हैं 6,000 देते हैं किसानों को हर साल. 3 इंस्टॉलमेंट्स देते हैं 2,000. और हम सब जानते हैं ये लागू हुआ 2019 में, अभी 24 में आ गया. 5 साल तो बीत गई. तो इस 5 साल में इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गया हुआ. It has increased, may have increased, because at least 4% inflation, if you take into consideration, which is our target of this government, okay, even if you take 4%, in the last 5 years it could have been 20%. If you assume that 20% increase in the cost of the agriculture inputs, then 6,000 should have been to 7,500. So my expectation is that to meet the increasing cost of the inputs by the farmers, the 6,000 rupees can be increased to 7,500. चाहिए अनाउंसमेंट वो कर सकते हो सकता है. इट्स पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज ये स्कीम मैंने जो पहले कहा, ये स्कीम ऑलरेडी लागू है और उसमें वो बढ़ा सकते बढ़ा रहा है. तो इज नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. जैसा क्रेडिट मतलब भी कर सकते, पीएम किसान की किस्तें वो बढ़ा के दे सकते हैं. तो उसके लिए कितना है? तो पहला अभी इस साल मतलब FY24 का एलोकेशन क्या है? 60,000 crores. Now it may be increased to 75,000 crores. And we have something called GRAMs, Grameen Agriculture Markets. As per, what should I say, as per the various reports, there must be one agriculture market for every panchayat. But we do not have that many markets for every panchayat. So I am sure इस बजट में इसका रोड मैप भी घोषणा कर सकते हैं, बिकॉज इसका एक्सपेंडिचर तो होगा, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक सच बिग अनाउंसमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स. बट एज I said in the beginning, you can declare your vision for the next 5 years if you are coming back to power. So I am sure that the government is going to declare some roadmap about agriculture markets for Kisan. And I'll talk about Yuva. Yuva is basically, they are only looking for only one thing in this country. They are looking for jobs. If you look at the PLFS surveys, which is released by the NSSO from the Ministry of Statistics and Program Implementation, our labor market have improved in the last 6 years. And ये जो survey has started from 17-18 financial year. And the last report that we have is 22-23. And if you see the numbers of labor force participation rate or worker population ratio or unemployment rate has decreased, labor force participation increased. So the government is creating enough jobs, but
But today the problem with the youth of this country is they are not inclined to do a job, inclined to start a company, but they are inclined to do a job. Of course, we have वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा इस बात से शायद सहमत नहीं होंगे। उनकी शिकायत ये है कि नौकरी उनके हिसाब की उनको मिल नहीं रही है। मतलब उन्होंने जो शिक्षा अर्जित की है या जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है खुद पे या उनके परिवार ने जो त्याग किया है उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मतलब जो जो गिग इकॉनमी है कि आप कोई कैब चला रहे हैं या फूड डिलीवरी आपके लिए कर रहे हैं, है वो नौकरी, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन कितने लोग वो खुशी खुशी करना चाहते हैं, ये एक खुला सवाल है। एनीवेज, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। सो द पॉइंट इज यस, वी नो एक वातावरण हमने तो देखा पिछले 10 साल में कि स्टार्टअप की वातावरण हमने देखा था। आज भी कई युवा स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आज भी एक प्रॉपर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो कमाना चाहते हैं और उसी की बेसिस पे लाइफ जीना चाहते हैं। बट हमारा जो भारत का जो कल्चर था पहले, वो एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं था, वो ऑलवेज बिजनेस था, वो ऑलवेज स्टार्टिंग ए बिजनेस था। इसी को लेकर प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में बहुत इंकरेज किया कि स्टार्टअप्स की तरफ जाना है युवा, उनका भी एक अच्छा लाइफ बनेगा, साथ ही साथ वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट मतलब you will create opportunities for other people also for employment purposes. So idea is to go towards entrepreneurship and then self-employment, then actually seek a job. But even then, we have created 1 crore jobs in the last 5 years on an average. And how many graduates are किस तरह की जॉब्स हैं सर ये? These are all proper formal jobs as per EPFO records. As per EPFO records, we are having मतलब प्रॉपर फॉर्मल का डेफिनेशन क्या है? formal मतलब क्या है? You are having social security, you have a proper employment contract. This is what I say is formal क्या job. कोई पे बैंड है इसका? The EPFO does not release about the salary figures of the employees, but then it gives you the number of people. मतलब मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अगर ये 1 करोड़ का आंकड़ा ठीक है, तो इसमें लोग कमा रहे कितना है? एज इन अगर कोई 10,000 कमा रहा है और वो EPFO में एनरोल्ड है, तो क्या उस व्यक्ति को भी गिन लिया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है या कोई 15,000 कमा रहा है और फॉर दैट मैटर दिल्ली में रह के या नोएडा में रह के 25 भी कमा रहा है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होती है। I think I'll have to understand your basis of this particular question. आपका basis क्या है ये कहने के? मेरा कहना का मतलब ये है कि फॉर्मल जॉब्स, मैं समझ गया कि फॉर्मल जॉब्स वही हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा है वैसा है, डॉक्यूमेंटेशन है, PF EF आपका कट रहा है, बट इसमें लोग एग्जैक्टली कितना कमा रहे हैं? क्या ये 30,000, 50,000, 60,000 टाइप की जॉब्स हैं या ज़्यादा नंबर 25,000 से 30,000 वाले? मैं उस आंकड़े में इंटरेस्टेड हूँ कि इनमें कितना कमा रहे हैं ये लोग। अगर ये 1 करोड़ जॉब्स अगर सो टू स्पीक ये क्रिएट हुई हैं, तो ये लोग कितना कहाँ हैं आज? ओके, ये जो आप कह रहे थे, जो सैलरीज हैं, जो एवरेज अर्निंग कैपेसिटी है प्रति आदमी का, दिस हैव बीन डिक्लेयर्ड वेरी क्लियरली इन दी PLFS सर्विस. As per the latest PLFS survey, there is good growth rate of income, average income earned by the persons who are participating in the labor force. So this is an average. So average is, there will be high value or low value. So there is again no distribution of how many people are in the higher side. No, there is no distribution of the people who are on the lower side. So I can't tell that what is the distribution of the people in various salary levels. But as per the latest PLFS survey report, that income levels are increasing for the population in this country. So how do you get this estimate? It is from self-employment, it is from casual labor, and also from formal jobs. ये 3 मिलाकर is your estimate for average income. So if you see the latest PLFS report from NSSO, which is for 22-23, they have clearly estimated that the salary, there is income growth in the last 2 to 3 years. अंतिम प्रश्न हमारा जो इस बातचीत में होने वाला है सर, वो मैन्युफैक्चरिंग को लेके है। हिंदुस्तान की बड़े लंबे टाइम से, स्पेशली जब से हमने लिबरलाइज कर दिया, लाइसेंस राज ख़त्म कर दिया, तब से हमारा लगातार इस बात में फोकस है कि सब सेक्टर में हमने बहुत अच्छा काम किया।
BPOs हमारे यहाँ खूब हो गए हैं, अब इनबाउंड आउटबाउंड दोनों तरह का काम हमारे यहाँ के इंजीनियर्स लेते हैं। टेक वर्ल्ड में हिंदुस्तान का बड़ा नाम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को अगर आप छोड़ दें तो इंडिया बहुत कोई स्पेक्टैकुलर ग्रोथ अभी तक के नहीं दे पाया, और क्रमशः सरकारों की कोशिश रही है कि मैन्युफैक्चरिंग को किसी तरह बूस्ट अप किया जाए। इस बजट में आप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किस तरह के ऐलान देख रहे हैं? If you look at this government's thinking in the last 10 years, this government was very clear about emphasis on manufacturing. आते ही they started Make in India initiative. What was the intent of Make in India? Make in India का क्या मकसद था, क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको बढ़ाकर 25% को लेके आना उनका ऑब्जेक्टिव था। नाउ हैव वी अचीव्ड? वी हैव अचीव्ड पार्शियली बट वी हैव नॉट अचीव्ड फुली। मैं कुछ आंकड़ा बताऊंगा इसके बारे में। GVA is an approximation for GDP. In terms of GDP and GVA, there's a slight difference which is called GVA plus taxes is GDP. So I'll just give you numbers about manufacturing share increase in the last 10 years. It has increased from 17.2% of GVA. As I said, you can approximate as GDP in 13-14, and it has risen to 18.7% in 21-22. So, if GVA has raised, manufacturing GVA has raised in the last 9 years, is it not because of the push of this government on manufacturing? So, but why have we not risen to the level that we are expecting? The reason is very clear. There are global conditions, and when this government has come to the power, the government has not come to the power with a roses, in the sense with a brighter environment. We have inherited, in the sense, when Indian economy, we have inherited an economy which was in a dilapidated conditions. The global brokerages were saying that India is in a fragile 5 state. उस fragile 5 state में you have to repair, you have to do a lot of things. So your work has been more of repairing the economy than giving the push to the sector. So this marginal increase should be looked in that perspective, in that direction. But as on date, I am confident that in the next 5 years, this expectation of 25% contribution of manufacturing sector in the GVA is going to be fulfilled in the next 5 years, because globally the situation is not good. Everybody across the world is trying to invest in India in manufacturing, and we've also started PLI scheme in 14 sectors in 2 years ago with 2 lakh crores budget allocation. So we've already seen mobiles का क्या change हुआ status का. We have seen electronic components manufacturing, the change in their production. We have seen how the growth happened in the last 2-3 years because of the PLI schemes. We have seen the pharmaceutical sector doing very well because of the PLI scheme. So PLI scheme is basically an incentive scheme which is trying to push the manufacturers to produce more and export more. I'll tell you some numbers because of PLI scheme. PLI scheme के कारण में we have got 1 lakh crore investments in the last 1.5 years. And we have produced goods worth 8.6 lakh crores. And we have exported 3.2 lakh crores worth of goods with 1 lakh crore investments. Now, government is doing all it can do to give push to the manufacturing sector. Like it started PLI scheme for 14 sectors. My expectation in this budget that this PLI can be expanded to more sectors, and there is a possibility that the government can extend the manufacturing sector benefits, which is the concessional tax rate of 15%, probably for 2 more years. In the last couple of budgets, the government said very clearly that they are going to give concessional tax rate for manufacturing units, whether it is corporate or cooperative sector, at 15%, and that will be applicable only for this financial year until March 2024. My expectation is that because the government is focused on manufacturing and it is focused on improving the exports, I am sure they are going to extend this concession of tax rate in the next 2 years. This is how I see. 2 साल की और टैक्स छूट मिल सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
जो पहले से मिली हुई है उसको एक्सटेंड किया जा सके। एग्जैक्टली इसके वजह से वी कैन इंश्योर दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गिवन द राइट फिलिप, राइट पुश, and then we can target that contribution of manufacturing sector of 25% in the GDP going forward. And as we are all aware, if you want to have good number of jobs, that is only possible with the manufacturing sector. And this government is fully aware of that idea and that fact, and it is trying to push the manufacturing sector as much as possible, and it is trying to be globally competitive also. Only once, if you are globally competitive, then you can create more manufacturing a space for this sector, and then you can produce more, you can export more. ठीक है सर, तो मतलब बहुत सारे मतलब ज़्यादातर बड़े इंडिकेटर्स पे आपने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो इन्फॉर्म गेसेस आपने लगाए हैं इस बजट के बारे में, जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी तो इनमें से कितने जो हिंट्स आपने ड्रॉप किए हैं वो कितने सही निकलती हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना। ऐसी और बातचीत जो 24 का बजट है उस सीरीज़ में हमारे दर्शक देखते रहेंगे। जैसे हमने पहले बताया, ढेर सारे एक्सप्लेनर्स होने वाले हैं बजट के इतिहास को लेकर, उसके तकनीकी पहलुओं को लेकर के, बहुत सारे वीडियो प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं, बहुत सारी टेक स्टोरीज़ होने वाली हैं, और इस तरह की बातचीत भी खूब सारी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें जो इंडस्ट्री के विशेषज्ञ हैं आपसे अपनी आकर के समझ को बांटने वाले हैं। ये बातचीत आपको कैसे लगी ये हमें ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।